हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम बेहतरीन चल रही होगी। आपकी तैयारी और रिवीजन को और ज्यादा बेहतरीन और अच्छा बनाने के लिए नीट सारथी कोटा लेकर आया आपके लिए क्रैश कोर्स। इस क्रैश कोर्स में हम सारे के सारे चैप्टर्स को पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ जो चैप्टर हम यहाँ पर पहले पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले हम उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे, साथ ही साथ उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी यहाँ पर करेंगे। इससे आपके रिवीजन को बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे तरीके से कराया जा सकता है। तो ये वीडियो आपके रिवीजन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। साथ ही साथ आपके तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही सफिशिएंट होने वाला है। जिन लोगों को क्रैश कोर्स है तो बहुत ज्यादा हम यहाँ पर क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं ले पा रहे हैं। इसकी वजह से आपके लिए टेलीग्राम चैनल पर आप जाकर नीट सारथी के टेलीग्राम चैनल पर जाकर फ्री प्रैक्टिस सीट्स अवेलेबल हैं, जहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं सॉल्यूशन के साथ में, तो आप उनसे जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से नीट में हर बार एक सवाल आ ही जा रहा है और ये फ्रिक्शन चैप्टर है, बाकी चैप्टर्स में भी बहुत ज्यादा यूज में आता है। तो जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फ्रिक्शन, उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में एक बार जान लेते हैं। हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन होता ही क्या है। दूसरा, हम टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन को पढ़ेंगे। हम काइनेटिक फ्रिक्शन, उसके मैग्नीट्यूड के बारे में जानेंगे, उसकी डायरेक्शन के बारे में जानेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ेंगे, उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में जानेंगे। टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे, लिविंग थिंग्स एंड फ्रिक्शन के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ एक कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर मेंशन नहीं है, मैक्सिमम एंड मिनिमम फोर्स फॉर नो स्लाइडिंग, इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम फोर्स नीडेड फॉर नो स्लाइडिंग, ये भी हम यहां पर पढ़ेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम करने वाले हैं। तो एक दो पॉइंट हम और लिख देते हैं। PYQ इनको हमने नाम दिया है, इसका मतलब है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी यहां पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फ्रिक्शन होता ही क्या है। इस बात को समझने के लिए हम कुछ आपको डायग्राम बनाकर दिखा रहे हैं, उसके थ्रू इस चीज को समझते हैं कि फ्रिक्शन एक्चुअली में क्या होता है। जैसे जो भी हम ऑब्जेक्ट को ले रहे होते हैं वो हमें दिख रहे होते हैं कि ये ऑब्जेक्ट हमारे इस टाइप के हैं। ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमने m माना हुआ है और ये जो सरफेस पे रखा गया है इसको हम अर्थ सरफेस मानते हैं। जो हमें दिख रहा है ये ऐसा दिख रहा है, लेकिन क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। एक्चुअली जो ये सरफेस है, अगर इसको हम जूम करके देखें तो हमें पता चलेगा कि जो ये ब्लॉक है, जो हमने ब्लॉक लिया हुआ है, इसकी जो सरफेस है ये सरफेस कुछ इस तरीके से है। जो हमने नीचे अर्थ सरफेस ली है वो भी कुछ इस तरीके से है। ये एक्चुअल में ऐसा होता है। ऐसा होने से क्या होता है कि अगर ये कहीं जा नहीं रहा है, रेस्ट पर है, तो यहां पर नीचे की तरफ हमेशा एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता रहता है जिसको नाम देते हैं mg का। ये हमेशा सेंटर ऑफ मास पे लगता है। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? किसी जो हम ऑब्जेक्ट्स यहां पर ले रहे हैं, ब्लॉक ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, ये सब कुछ यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट का जो उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है वही उसका सेंटर ऑफ मास होता है। यहां पर लग रहा है mg नीचे की तरफ, और ये कॉन्टेक्ट पॉइंट जो हो रहे हैं, इस mg को कौन बैलेंस कर रहा होगा? इसके लिए ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको हम नाम यहां पर दे रहे हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसको हमने नाम क्या दिया यहां पर? R, और R का नाम है कॉन्टैक्ट फोर्स। इस R का नाम क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या ये कॉन्टैक्ट फोर्स हमेशा ऐसे लगेगा? जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी ये ब्लॉक कहीं जा नहीं रहा था, रेस्ट पर था, किधर जाने की टेंडेंसी नहीं थी, इसलिए mg को बैलेंस करने के लिए कॉन्टैक्ट फोर्स ऊपर की तरफ लग गया। ऐसा ना होकर अगर हमारे पास ऐसा होता कि अब हम एक्चुअल सीन ना बनाकर जैसा हमें डेली लाइफ में दिखता है हम वैसा बनाएंगे। ये ब्लॉक हमारे पास m है, इसको हम इधर की तरफ F फोर्स लगा दे रहे हैं, नीचे की तरफ हमें पता है mg ही लगने वाला है। अब आप इसके ऊपर कांटेक्ट फोर्स लगने वाला है, जो कांटेक्ट फोर्स लगने वाला है
वो किधर लगने वाला है, वो इधर लगने वाला है। क्यों, ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इस कांटेक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट अभी भी अगर इसको रेस्ट पर रख रहे हैं, अगर इसको अभी भी रेस्ट पर रखना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, अगर अभी भी हम मानते हैं कि ये रेस्ट पर है तो इस वाले फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक फोर्स हमें चाहिए और इस वाले फोर्स को बैलेंस करने के लिए हमें एक और फोर्स चाहिए। तो ऐसा करने से हमारा कांटेक्ट फोर्स ऐसा इस साइड पे लग रहा होगा। फिर से हम बोलते हैं कि यहां पर बहुत सारे ऐसे ऐसे इंटरलॉकिंग्स होंगी जो जिनके कांटेक्ट पॉइंट्स कुछ इस तरीके से इन पर कांटेक्ट पॉइंट्स बन रहे होंगे। तो जो यहां पर जो फोर्सेस लग रहे होंगे, एक्चुअली इस फोर्स की वजह से यहां पर बहुत सारे ऐसे ऐसे फोर्स लग रहे होंगे जो कांटेक्ट पॉइंट्स के बीच में लग रहे होंगे। इन सबका रिजल्टेंट मिलकर जो बनता है ना, वो बनता है हमारा कांटेक्ट फोर्स इस तरीके का। ऐसा ना होकर अगर ये इस तरीके से इधर की तरफ हम फोर्स लगाते, इस बार इधर की तरफ हम फोर्स F लगाते, नीचे की तरफ तो mg ही लगता। जो भी फोर्स हम लगा रहे हैं सबके सब सेंटर ऑफ मास पर ही लगा हुआ मान रहे हैं। तो इस बार हमारा जो कांटेक्ट फोर्स लगता वो कैसे लगता, इधर की तरफ लगता। क्यों, क्योंकि अभी भी हम इसको किस पे रख रहे हैं, रेस्ट पर रख रहे हैं। अगर हमें रेस्ट पर रखना है तो इस वाले फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक कंपोनेंट चाहिए, इस वाले फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक और कंपोनेंट चाहिए। तो हमें क्या पता चलेगा कि ये फोर्स इधर लगना पड़ेगा। जो ये फोर्स है या ये फोर्स है, इनको हम और अच्छे तरीके से समझना चाहें तो ऐसे समझते हैं, ये बना लिया ब्लॉक, इसके ऊपर जो कांटेक्ट नीचे की तरफ mg लग रहा है, मान लेते हैं कि हमारा जो कांटेक्ट फोर्स है वो किधर की तरफ लगा, वो अगर इधर की तरफ लगा तो इस कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं। इस कांटेक्ट फोर्स के कितने कंपोनेंट होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है नॉर्मल और एक होता है फ्रिक्शन। इस कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है नॉर्मल, एक होता है फ्रिक्शन। जो नॉर्मल है वो किधर होता है, वो सरफेस से परपेंडिकुलर होता है। जो नॉर्मल है वो क्या होता है, सरफेस से परपेंडिकुलर होता है। जो कांटेक्ट सरफेस है इससे परपेंडिकुलर होता है। जो फ्रिक्शन है वो इसके पैरेलल होता है। तो हम इनके बीच में कोई एंगल अगर डिफाइन कर दें थीटा, हमें पता है कि एक वेक्टर को उसके पैरेलल और उससे पैरेलल और उसके लाइन के अलोंग कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, उससे कि वो वेक्टर नहीं बदलता। तो यहां पर हमने अगर इसको नॉर्मल को ऐसे किया, कांटेक्ट फोर्स को हमने इधर की तरफ किया R और फ्रिक्शन को हमने इधर की तरफ किया, तो यहां से जो ए एंगल थीटा देता है इसको अगर हम यहां पर शिफ्ट करना चाहें तो शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, जो हमारा थीटा है इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इस थीटा को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। अगर हम tan थीटा लिखना चाहें, यहां पर tan थीटा लिखना चाहें तो tan थीटा को हम लिख सकते हैं F अपॉन N। tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, F अपॉन N। और F की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो हम क्या लिख देंगे यहां पर, N tan थीटा। F की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो हम क्या लिख देंगे, N tan थीटा। अगर हम थीटा को मैक्स मतलब जो इसको अगर मैक्स करना चाहते हैं तो थीटा भी हमारा क्या लिमिटिंग केस वाला थीटा होना चाहिए। लेकिन हम तो बस इतना जान लें कि जो फ्रिक्शन है ना वो n tan थीटा के बराबर होगा और जो tan थीटा है वो क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है यहां पर। तो हमें समझ में आ गया कि फ्रिक्शन किस वजह से लग रहा था। और फ्रिक्शन जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे भाई फ्रिक्शन होता ही क्या है। तो फ्रिक्शन ये वाली बात होती है और ऐसा ऐसा फ्रिक्शन के साथ सीन बनता जाता है। अब हम यहां तक रोकने के लिए अब हमें जो नॉर्मल और फोर्स निकल के आए हैं, नॉर्मल और फ्रिक्शन निकल के आएंगे, इनके बारे में कुछ बात लिखते हैं। तो हम कांटेक्ट फोर्स के बारे में लिखते हैं कि कांटेक्ट फोर्स जो होता है, जहां पर इसको हमने नाम दिया है कांटेक्ट फोर्स हैज टू कंपोनेंट्स one is
पैरेलल टू सरफेस, one is parallel to surface called friction. One is parallel to surface called friction and another is perpendicular to surface, perpendicular to surface is called नॉर्मल। तो कांटेक्ट फोर्स के ही दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है फ्रिक्शन, एक होता है नॉर्मल। कांटेक्ट फोर्स के ही दो कंपोनेंट हैं, एक है फ्रिक्शन, एक है नॉर्मल। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो कांटेक्ट फोर्स है ना, जो कांटेक्ट फोर्स हमारा है, ये कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट फ्रिक्शन और नॉर्मल है। फ्रिक्शन और नॉर्मल आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। इस बात को भी लिख देते हैं, फ्रिक्शन and normal are perpendicular to each other, friction and normal are perpendicular to each other। ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब हम जो फ्रिक्शन और नॉर्मल है, एक बात और इनके बारे में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये क्या होते हैं? ड्यू टू चार्ज होते हैं एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होते हैं। तो इस बात को हम और लिख लेते हैं, नॉर्मल एंड फ्रिक्शन, नॉर्मल एंड फ्रिक्शन आर ड्यू टू चार्ज, ड्यू टू चार्ज एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। दोनों इनके बारे में क्या क्या बात है? सबसे इंपॉर्टेंट बात कि दोनों जो कांटेक्ट फोर्स है इसके दो कंपोनेंट हैं, एक तो हमारा क्या है? नॉर्मल है, दूसरा क्या है? फ्रिक्शन है। नॉर्मल और फ्रिक्शन एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। नॉर्मल कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, जो फ्रिक्शन होता है वो उसके पैरेलल होता है, लेकिन ये दोनों आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं? 90 डिग्री पर होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। अब आगे की बात कर रहे हैं कि फ्रिक्शन लगता ही क्यों है, जो फ्रिक्शन है वो क्यों लगता है। फिर से हम वही सीन बनाएंगे कि जो भी हमारी सरफेस हमें दिखाई जाती है, जो भी हमें ऑब्जेक्ट दिखाया जाता है, ये एक्चुअली में कैसा होता है? ऐसा होता है। जो हमने दूसरी इसके नीचे अर्थ की सरफेस बनाई वो भी कैसी होती है? वो भी ऐसी होती है। तो जो इनके बीच में, इनको वर्ड को बोलते हैं हम इंटरलॉकिंग, जो इनके बीच में क्या होती है? इंटरलॉकिंग होती है। तो हम पहला रीजन जो होता है वो होता है कि ड्यू टू इंटरलॉकिंग ऑफ प्रोजेक्टेड पार्ट वन इनटू अनदर, जो एक दूसरे के अंदर जो प्रोजेक्टेड पार्ट होता है इसकी वजह से क्या लगता है? हमारा फ्रिक्शन लगता है। तो हम इस बात को लिख लेते हैं कि ड्यू टू इंटरलॉकिंग ऑफ projected part of one object due to interlocking of projected part of one object into another object। another object। एक तो रीजन इसका ये होता है कि इनके बीच में क्या होती है, ये एक्चुअली ऐसे नहीं होते, इनके बीच में क्या होता है? हमेशा जो इंटरलॉकिंग्स होती बनी रहती है, जो एक दूसरे के बीच में इनके प्रोजेक्टेड पार्ट क्या रहते हैं? फंसे हुए रहते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि एक दूसरे से इनका आपस में जो मोशन होना वो पॉसिबल नहीं होता इतनी आसानी से। इसी वजह से पहला रीजन होता है ड्यू टू इंटरलॉकिंग ऑफ प्रोजेक्टेड पार्ट ऑफ वन ऑब्जेक्ट इनटू अनदर ऑब्जेक्ट। दूसरा क्या होता है रीजन
कि जो सरफेस हमारी थोड़ी स्मूथ है उनमें क्या होता है कि जो बॉन्डिंग होती है ना, एक कांटेक्ट पॉइंट्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उनकी वजह से भी इनके बीच में फ्रिक्शन जो है वो लगता है। मतलब ये हमारे पॉइंट है, तो हम लिखते हैं ड्यू टू बॉन्डिंग बिटवीन कॉन्टेक्ट मॉलिक्यूल्स, जो इनके बीच में कॉन्टेक्ट मॉलिक्यूल्स है इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है इसकी वजह से भी फ्रिक्शन लगता है। तो हम इस बात को भी लिख देते हैं ड्यू टू बॉन्डिंग बिटवीन कॉन्टैक्ट पॉइंट्स, जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं इनके बीच में एक बॉन्डिंग हो जाती है जिसकी वजह से भी क्या लगता है, हमारा फ्रिक्शन लगता है। जब भी कभी हमारे सिलेबस में बोला जाएगा स्मूथ सरफेस या हाईली स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस बोला जाए, हम तो अपने सिलेबस की बात कर रहे हैं, स्मूथ सरफेस बोला जाए या फिर हाईली स्मूथ सरफेस बोला जाए, हाईली स्मूथ सरफेस, इस सब बातों का एक ही मतलब है जीरो फ्रिक्शन। हमें यहां पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं मानना है। ऐसा हो सकता है कि जब बहुत हाईली स्मूथ सरफेस हो तो उनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो ज्यादा हो जाए, लेकिन तब भी हम अपने सिलेबस की बात कर रहे हैं। हमारे सिलेबस में जो है ना स्मूथ सरफेस की कई बार बोलते हैं, कई बार हाईली स्मूथ सरफेस बोलते हैं। अगर ऐसा कोई वर्ड यूज में ले रहे हैं तो इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि यहां पर लगने वाला जो फ्रिक्शन है वो क्या है, जीरो फ्रिक्शन। तो क्या क्या रीजन है फ्रिक्शन लगने के, किस वजह से फ्रिक्शन लगता है, तो ये रीजन हमने यहां पर एक्सप्लेन कर दिए हैं। आगे देखते हैं, आगे बात की जा रही है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। किसके बारे में बात की जा रही है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। तो जो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन है ना जो हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सा वाला फ्रिक्शन पढ़ने वाले हैं, हम रिजिड बॉडी, मतलब जो बॉडी होनी चाहिए वो दोनों रिजिड होनी चाहिए, रिजिड सॉलिड बॉडी के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन पढ़ेंगे। हम लिक्विड के बीच लगने वाला फ्रिक्शन नहीं पढ़ेंगे। हम एयर, जैसे हम कई बार वो बोलते थे कि एक ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकिया गया उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस लग रहा है, हम उस फ्रिक्शन की भी बात करने वाले नहीं है। हम सिर्फ किसकी बात करने वाले हैं, सॉलिड रिजिड बॉडी के बीच लगने वाला जो फ्रिक्शन है ना, इनफैक्ट हम जो पढ़ने वाले हैं उसको हम लिख ही लेते हैं कि क्या उनसे वाले फ्रिक्शन की बात करेंगे। तो हम कौन से वाले फ्रिक्शन की बात करने जा रहे हैं, सॉलिड रिजिड बॉडी के बीच लगने वाला फ्रिक्शन। कौन से वाले फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, सॉलिड, ऐसे लिखो, फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन सॉलिड रिजिड बॉडी, फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन सॉलिड रिजिड बॉडी, सॉलिड रिजिड बॉडी, दोनों बॉडी कैसी होनी चाहिए, सॉलिड होनी चाहिए, और रिजिड बॉडी के बीच लगने वाले फ्रिक्शन की हम बात करने वाले हैं यहां पर। ये कितने टाइप का होता है, ये होता है हमारा दो टाइप का होता है। ये कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। पहला होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, दूसरा होता है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। तो पहला हम लिख लेते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन और दूसरा है हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन। पहला क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन, दूसरा है स्टैटिक फ्रिक्शन। एक एक करके बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन की, बात कर लेते हैं हम काइनेटिक फ्रिक्शन की। तो काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या होता है, जब हम बात कर रहे हैं काइनेटिक फ्रिक्शन थी, तो काइनेटिक फ्रिक्शन किस वजह से लगता है, काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है कि जब दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होते हैं तो उन कांटेक्ट, जब ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है तो उनके जो कांटेक्ट पॉइंट होंगे वो भी कॉमन होंगे। जैसे ये ऑब्जेक्ट हमारा कांटेक्ट में है इस सरफेस के, तो इन दोनों के बीच में जो कांटेक्ट पॉइंट है वो भी कॉमन पॉइंट है। तो हम बोलते हैं कि जब भी कभी कांटेक्ट पॉइंट के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, क्या होता है, रिलेटिव मोशन होता है, उस मोशन का अपोज करने के लिए जो फ्रिक्शन फोर्स यूज में आता है उसी का नाम होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इस बात को हम लिखते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन को डाल के इस बात को हम लिखते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन होता क्या है। तो क्या लिखते हैं इस बारे में, व्हेन
when there are two objects in contact, two objects in contact and there is relative motion. वर्ड देखो लिख रहा हूं मैं, रिलेटिव मोशन. देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉन्टैक्ट पॉइंट. बिटवीन को थोड़ा अच्छा लिख देते हैं. बिटवीन कॉन्टैक्ट पॉइंट्स क्या है कि when there are two objects in contact and there is relative motion between contact points, then friction force acting between them is kinetic friction. Then friction force acting between them is काइनेटिक फ्रिक्शन. जब भी कभी दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होंगे और उन ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट के पॉइंट के बीच में क्या होना चाहिए, रिलेटिव मोशन होना चाहिए. रिलेटिव मोशन का मतलब एक कोई धीरे चल रहा हो, एक कोई तेज चल रहा हो, तो जो उस समय पर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा उसी का नाम होता है काइनेटिक फ्रिक्शन. जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है ये कभी भी मोशन का अपोज नहीं करता, हमेशा रिलेटिव मोशन का अपोज करता है. काइनेटिक फ्रिक्शन क्या कभी मोशन का अपोज करता है? बिल्कुल नहीं. काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा किसका अपोज करता है? रिलेटिव मोशन का अपोज करता है. कि जो उनके कांटेक्ट पॉइंट्स हैं, जैसे ये हमारे पास है, ये हमने ब्लॉक लिया m और ये नीचे इसके सरफेस ले गए. अगर इसको हम v स्पीड से चला रहे हैं तो इसके साथ जो जो पॉइंट हैं वो सारे के सारे किससे स्पीड से चलना चाहेंगे? b की स्पीड से चलना चाहेंगे. जो व्हाइट वाली सरफेस है, ये दूसरी वाली सरफेस है, ये वाले पॉइंट तो रेस्ट पर है, ये नहीं चलना चाहेंगे. तो इनके बीच में जो कॉमन पॉइंट होगा वो क्या, आप उसको देखना चाहें तो जो इससे ऊपर वाला पॉइंट है आगे की तरफ जाना चाहता है, ये यहीं पर रुका रहना चाहता है. तो फ्रिक्शन क्या चाहता है कि जो तेज चल रहा है, मतलब इनके बीच की रिलेटिव मोशन को खत्म करना चाहता है. तो जो पॉइंट तेज चल रहा है उस पर पीछे, जो स्लो है उस पर आगे लगना चाहता है. तो एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि क्वेश्चन होता है काइनेटिक फ्रिक्शन अपोजेस मोशन. क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, हमारे मन में ऐसा बना हुआ है कि जो फ्रिक्शन है वो मोशन का अपोज करता है. तो काइनेटिक फ्रिक्शन अपोजेस मोशन. क्वेश्चन ये है, तो जवाब इसका क्या है? जवाब है नॉट एट ऑल. नॉट एट ऑल ऐसा नहीं होता. काइनेटिक फ्रिक्शन ओनली अपोजेस रिलेटिव मोशन. काइनेटिक फ्रिक्शन सिर्फ रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, मोशन का अपोज नहीं करता. जब भी कभी बात करेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन की तो ये किसका अपोज करेगा? ये सिर्फ रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा, कभी भी मोशन का अपोज नहीं करेगा. इसका मतलब क्या है कि काइनेटिक फ्रिक्शन क्या मोशन का सपोर्ट करता है? हाँ, कर सकता है. तो काइनेटिक फ्रिक्शन में इंक्रीज द स्पीड, may decrease the speed but always decrease the relative speed. तो मैं लिख देता हूं काइनेटिक फ्रिक्शन may increase the velocity. ऐसा भी कर सकता है. काइनेटिक फ्रिक्शन में डिक्रीज द वेलोसिटी.
but kinetic friction always, काइनेटिक फ्रिक्शन वेलोसिटी को डिक्रीज कर सकता है, वेलोसिटी को इंक्रीज कर सकता है, बट ऑलवेज डिक्रीजेस रिलेटिव वेलोसिटी, हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये बात हो रही है काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन किस ऑब्जेक्ट पर किधर लगेगा। इससे पहले हम काइनेटिक फ्रिक्शन पढ़ लिया है, इसके काइनेटिक फ्रिक्शन, इसके मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन के बारे में। काइनेटिक फ्रिक्शन के हम यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन के डायरेक्शन के बारे में भी पढ़ लेते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एंड डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। देखते हैं, यहां पर डाल लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एंड डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कि काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लगता है और किधर लगता है, डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। फिर हम काइनेटिक फ्रिक्शन के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एंड डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। देखो बहुत आसान है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है ना, उसके बारे में पहले जान लेते हैं। कोई हमारे पास ब्लॉक रखा हुआ है इस सरफेस के ऊपर, अभी आपको बताया था कि ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, एन लग रहा होगा, नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा। n बराबर mg होगा क्योंकि वर्टिकल में ब्लॉक कहीं जा नहीं रहा है, इसका मास हमने m मान लिया। अब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर यहां पर हमारे पास फ्रिक्शन का कोफिशिएंट दिया गया है म्यू और इधर कोई वेलोसिटी दे रहे हैं v, ये दोनों अलग अलग बातें लिखी हुई हैं। इधर वेलोसिटी दे रहे हैं इस ब्लॉक को भी, यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट दिया गया है म्यू, इसको हम और ज्यादा क्लियर लिखना चाहें तो म्यू के लिख दें, ठीक है। तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो होती है म्यू के इंटू एन। अब एक एक बात का मतलब समझ लेते हैं। जो म्यू के है ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। म्यू के क्या है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। जो n है ये क्या है, नॉर्मल एट द सेम कॉन्टेक्ट वेयर काइनेटिक फ्रिक्शन इज टू बी कैलकुलेटेड। मतलब कि हम जब कभी जिस सरफेस का काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना चाह रहे हैं, हमें वही उसी वाली सरफेस का क्या चाहिए, नॉर्मल रिएक्शन चाहिए। तो हम लिखते हैं नॉर्मल एट द सेम सरफेस वेयर फोर्स, वेयर काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लिख दो, वेयर काइनेटिक फ्रिक्शन इज टू बी कैलकुलेटेड, हमें उसी जगह का नॉर्मल चाहिए होता है जहां का हमें फ्रिक्शन निकालना होता है। अगर हम यहां पर भी कॉन्टेक्ट सरफेस होती तो यहां का एक अलग नॉर्मल होता, तो क्या हमें अगर इस सरफेस का फ्रिक्शन निकालना तो यहीं का हमें क्या चाहिए, म्यू के भी यहीं का चाहिए और नॉर्मल भी यहीं का चाहिए। अब जो कोफिशिएंट ऑफ म्यू के है ये क्या होता है, तो हम बोलते हैं कि ये किस पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड नहीं करता है। तो हम एक वर्ड लिख रहे हैं, ये डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करता है, तो पहले तो ये किस पर डिपेंड करता है, मटेरियल फ्रॉम विच surface and object is made up of
जिस मटेरियल से सरफेस और ऑब्जेक्ट बने हुए हैं सिर्फ उन्हीं पर डिपेंड करता है। दूसरा ये डिपेंड करता है रफनेस ऑफ सरफेस, रफनेस ऑफ सरफेस। सरफेस में हम किसकी सरफेस ले रहे हैं? ऑब्जेक्ट की भी सरफेस हो सकती है और ऑब्जेक्ट रखा है उसकी भी रख सकती है। इन दोनों बातों पर ही म्यू के डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड नहीं करता है उसको भी लिख लेते हैं। जो म्यू के है, म्यू के हम लिखते हैं इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट ऑफ। तो पहला क्या होता है इसका, किस पर ये डिपेंड ही नहीं करता? तो पहला क्या होता है? एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। कितने एरिया कॉन्टैक्ट सरफेस, कितना ज्यादा एरिया है, इस बात पर म्यू के डिपेंड नहीं करता। किस पर डिपेंड नहीं करता? एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पर नहीं डिपेंड करता। साथ ही साथ रिलेटिव वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब कि अगर इसको जितना लगना है वो उतना ही लगेगा, चाहे आप धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को चलाओ, चाहे आप बहुत तेजी से ऑब्जेक्ट को चला दो, इस बात पर भी म्यू के डिपेंड नहीं करता। कई बार हमसे सवाल पूछ लिया जाता है कि म्यू के किस बात पर डिपेंड करता है, किस बात पर डिपेंड नहीं करता। इसके लिए हमने बोल दिया। अब तो हमें क्या क्या बातें पता चल गई? एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड करता है, कॉन्टैक्ट पर नहीं डिपेंड करता है, रिलेटिव मोशन पर भी डिपेंड नहीं करता है। रिलेटिव मोशन किसकी बोल रहे हैं? ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में जो रखा होते हैं ना, ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में जो रिलेटिव मोशन हो रहा है उसकी बात हम करने वाले हैं यहाँ पर। साथ ही हमने मैग्नीट्यूड तो पता कर लिया। जब भी कभी फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा ये हमेशा अपनी फुल वैल्यू में लगता है। काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट एट इट्स फुल वैल्यू। अगर ये लगेगा तो अपनी फुल वैल्यू पे लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन लिख देते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन always act up to its maximum value, and only the case of relative motion. रिलेटिव मोशन, कहीं कहीं पर हम वर्ड को ना बड़ा लिख दे रहे हैं जैसे कैपिटल, जस्ट हम ध्यान दिलाने के लिए इसको लिख दे रहे हैं कि भाई ऐसा होता है कि जब भी कभी लगेगा ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर ही लगेगा। मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा, तो मैक्सिमम वैल्यू जो इसकी है म्यू के इंटू एन उसी पर हमेशा लगेगा। और जो काइनेटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? वो होती है म्यू के इंटू एन। म्यू के की वैल्यू हमें पता है, दी जाती है, एन की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो यहां से जो हमें काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आ जाएगी। अगर ये लगेगा तो इतना ही लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। अब बात आ रही है डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की। तो हमें पता है डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है। काइनेटिक फ्रिक्शन सिर्फ मोशन का अपोज नहीं करता, वो रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट तेज चल रहा है उसको स्लो डाउन करेगा, जो स्लो है उसको तेज करेगा। मतलब उसका पूरा का पूरा ध्यान इस बात पर है कि इनके बीच होने वाला रिलेटिव मोशन खत्म हो जाए। तो डायरेक्शन आपके लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन के थ्रू पूरी बात को और आसानी से समझते हैं। ये हमारे पास कोई ब्लॉक था, 10 kg का ब्लॉक था, इसका नाम था ए। दूसरा कोई ब्लॉक है जिसको हमने ले लिया है 20 kg का ब्लॉक है, इसका नाम ले लिया बी। इसकी स्पीड ले ली 20 मीटर पर सेकेंड, 20 की 20, 10 की 10। डेटा सोचना ही नहीं है कि क्या लिया। ये ले ली हमने सरफेस। अब हमें कह रहा है कि इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, इंडिकेट द या मेंशन शो द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑन बोथ ब्लॉक। डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बोलना ज्यादा अच्छा है, काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन बोथ ब्लॉक्स।
इन दोनों ब्लॉक के ऊपर हमें काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन बतानी है। तो सबसे पहले हमें पता चल गया कि क्या यहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा या नहीं लगेगा। तो कैसे पता चलेगा? हाँ लग जाएगा। हम इन सरफेस को, सारी की सारी सरफेस को हम म्यू के दे रहे हैं। मतलब कि ये जब ऐसा दे दिया जाता है इसका मतलब क्या होता है कि सरफेस पर फ्रिक्शन लग सकता है। भाई अगर यहाँ ये होगा ही नहीं तो फ्रिक्शन तो लग ही नहीं सकता ना। फ्रिक्शन के लिए क्या चाहिए? म्यू के। फ्रिक्शन के लिए म्यू के इंटू एन चाहिए। तो अगर यही चीज नहीं हमने दी है, म्यू के देने का मतलब भी एक और मतलब होता है, इसको हम बोलते हैं रफ सरफेस। कभी म्यू के दे दिया जाए या रफ सरफेस दे दिया जाए, ये दोनों बातें एक ही बात है। ये दोनों बातें क्या है? एक ही बात है। तो हम इसको देखते हैं। पहले इसका छोटा सा इनको अलग अलग बना लेते हैं। 10 kg के हमने ब्लॉक को बनाया। ये व्हाइट पेन से इसका सोल्यूशन लिख रहे हैं। 10 kg वाले ब्लॉक को बनाया और हमें पता है कि ये 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है। जो ये वाला है 20 मीटर से इधर जा रहा है। दोनों में तेज कौन चल रहा है? दोनों में तेज ये वाला चल रहा है। अगर रिलेटिव वेलोसिटी एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की निकालना चाहेंगे तो वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू बी कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो वेलोसिटी ऑफ ए कितनी लिखी हुई है हमारे पास? 10 आई कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है? 20 आई कैप। तो कितनी निकल के आई? माइनस 10 आई कैप। मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ए के रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी जो है वो किधर की तरफ है? इधर की तरफ। बताओ भाई, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में किधर की तरफ है? इधर की तरफ निकल के आई है। तो क्या लगेगा? जो यही है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसी को नाम क्या देते हैं? वी रिलेटिव। यही क्या है? वी रिलेटिव। तो जो वी रिलेटिव अगर ये इधर की तरफ निकल के आई तो इस पर फ्रिक्शन किधर लगना चाहिए? ऐसे लगना चाहिए। तरीका तो यही है। तो हम इसको और अच्छे समझते हैं। हम कहते हैं इन दोनों में तेज कौन चल रहा है? इन दोनों में तेज, पहले जिस सरफेस के बारे में फ्रिक्शन निकालना है पहले उसके बारे में ही देख लेते हैं। इन दोनों में तेज कौन चल रहा है? तो हमारा जवाब मिला कि ये वाला तेज चल रहा है। अगर ये तेज चल रहा है तो इनके भी इस पर फ्रिक्शन ए बी, मतलब ए और बी के बीच लगने वाला फ्रिक्शन है वो इस पर इधर लगेगा। अगर इस वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन इधर लग गया तो 20 kg वाले ब्लॉक पर तुरंत ही फ्रिक्शन पीछे की तरफ इतना ही लग जाएगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि न्यूटन के थर्ड लॉ से जितना लगा उतना इधर लगना चाहिए। ऐसा तो हमेशा वैलिड होता है। जो इसके नीचे जो सरफेस दे रहे हैं इसको हम अर्थ सरफेस मानना है। क्या मानना है? अर्थ की सरफेस मानना है। तो अब हमारी बात आ रही है बी और अर्थ के बीच लगने वाला फ्रिक्शन की। वी और अर्थ के बीच लगने वाला फ्रिक्शन, तो हमें फिर से पता चलेगा जो भी सरफेस के बीच लगा रहे हैं फ्रिक्शन, बस उन्हीं पर ध्यान लगाओ। बी तो 20 से इधर जा रहा है तो इसके ऊपर फिर से फ्रिक्शन किधर लगना चाहिए? काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लगना चाहिए। पहले तो ये मन में सवाल आया काइनेटिक फ्रिक्शन लगना चाहिए भी कि नहीं लगना चाहिए? जवाब है लगना चाहिए, क्योंकि रिलेटिव मोशन इस सरफेस के बीच हो रहा है। तो कितना लगना चाहिए? बीई, और जो अर्थ सरफेस होगी इसके ऊपर फ्रिक्शन आगे की तरफ लगना चाहिए। कितना लगना चाहिए? बीई ही लगना चाहिए। तो अर्थ सरफेस के बीच में हम फ्रिक्शन यहां पर बनाए दे रहे हैं। ये अर्थ सरफेस है और इसके बीच में इधर फ्रिक्शन कितना लगना चाहिए? एफ बी ई, ऐसे लगना चाहिए। हम यहां पर क्या करना चाह रहे हैं? हम फ्रिक्शन की डायरेक्शन को देख रहे हैं कि भाई काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर किधर हो सकती है। पहले हम जब भी कभी हमें डायरेक्शन देखना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले जिन सरफेस के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है उन दोनों सरफेस को कंसीडरेशन में लेंगे। इस सरफेस को कंसीडरेशन में लिया, ये दोनों ब्लॉक को लिया तो ये स्लो चल रहा था तो इस पे फ्रिक्शन आगे, ये तेज चल रहा था तो इस पे फ्रिक्शन पीछे, है ना। अब हम एक सवाल यहां दिया गया था उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैग्नीट्यूड भी सीख गए हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन का ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हैं। अगर हमें ब्लॉक का मास यहां दिया नहीं गया, हम यहां पर कुछ भी मास मान सकते हैं। हमने तो मान लिया m, दिख नहीं रहा अच्छे से, दूसरा कुछ ले लेते हैं। लो भाई m मान लिया। इसके नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा? mg। ऊपर की तरफ क्या लगेगा? नॉर्मल। पहले यही सोचना चाहिए कि फ्रिक्शन लगेगा भी कि नहीं लगेगा, तो जवाब मिलेगा लगेगा। क्यों? म्यू के यहां पर गिवन है और
ऑब्जेक्ट बी नॉट से जा रहा है। अगर चल रहा है तो फ्रिक्शन तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि ये तो सरफेस है, ये कहीं जा नहीं रही, इसको हम अर्थ सरफेस कंसीडर कर लें, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट रखा जाता है जनरली अर्थ पर रखा जाता है। तो हमने क्या करा कि इसके ऊपर पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन लगाया। फ्रिक्शन पीछे की तरफ क्यों? क्योंकि ये आगे की तरफ जा रहा है, तो इसको स्लो डाउन करने के लिए फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ। और जो सरफेस है इस पर क्या फ्रिक्शन लगेगा? आगे की तरफ। फिर ये जिसको हम अर्थ सरफेस ले रहे होते हैं, तो अगर हम इसका लिखेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स बराबर क्या होगा? मास इनटू एक्सीलरेशन। और हमें पता है कि अर्थ का मास बहुत ज्यादा होता है। अगर हम अर्थ के लिए लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? मास ऑफ अर्थ इनटू एक्सीलरेशन ऑफ अर्थ। तो हम एक्सीलरेशन ऑफ अर्थ निकालना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? फ्रिक्शन फोर्स अपॉन मास ऑफ अर्थ। और हमें पता है कि ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है, जिसकी वजह से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो एक्सीलरेशन ऑफ अर्थ जो निकल के आता है ना, ये टेंड्स टू 0 निकल के आता है। इसीलिए अर्थ को ऐसा मान लेते हैं कि फ्रिक्शन लगा लेकिन ये कहीं गई नहीं, रेस्ट पर ही रही, है ना। बात आ रही इस वाले ब्लॉक की। इस वाले ब्लॉक के ऊपर क्या हुआ कि एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इधर। इस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी है? म्यू इंटू एन। म्यू इंटू एन की वैल्यू निकाल लो। म्यू और एन की वैल्यू क्या होगी? यहां पर mg होगी। क्यों? वर्टिकल में ब्लॉक कहीं जा ही नहीं रहा है, तो म्यू mg होगी। ये तो हो गया हमारा फ्रिक्शन, हो गया फ्रिक्शन फोर्स। अब हमारे पास बात क्या है? जिधर फोर्स होता है इसकी वेलोसिटी भले ही इधर जा रही है v नॉट से, जिधर फोर्स होता है उधर ही एक्सीलरेशन होता है। ये बात तो हमें पता है, जिधर फोर्स उधर एक्सीलरेशन। क्यों? क्योंकि फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। मास के पास कोई डायरेक्शन नहीं है, फोर्स और एक्सीलरेशन के पास डायरेक्शन है, तो फोर्स की जो डायरेक्शन है वही एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होनी पड़ेगी। तो ऐसा होता है, तो जिधर फोर्स होता है उधर एक्सीलरेशन होता है। यहां से अगर हम एक्सीलरेशन इस ब्लॉक का निकालना चाहें तो म्यू mg अपॉन में m, तो कितना निकला? म्यू g। इस ब्लॉक का स्टार्टिंग में जो मास है वो नहीं दिया गया था। क्यों? हम कुछ भी मास मान लेते हैं, एक्सीलरेशन इसका यही निकलता, क्योंकि मास से तो क्या हो जा रहा है? डिवाइड हो जा रहा है। अब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी दी गई है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट क्यों है? म्यू बदल नहीं रहा है, जी जो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये भी नहीं बदलता है, तो ये म्यू जी क्या है? कांस्टेंट है। ये कब कितना दूर आगे जाकर रुकेगा, सवाल यही तो था। देखो, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉल ब्लॉक बिफोर इट स्टॉप्स। रुकने से पहले कितना आगे जाएगा, तो इसके लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। एक्चुअली में a डॉट s होता है, ऐसा होता है। तो एक्सीलरेशन और इनके बीच बनने वाला एंगल क्या है? 180 डिग्री है, तो अपने आप माइनस हो जाएगा। चाहे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे ऐसे, नहीं तो हम किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं और सबको प्लस माइनस साइन के साथ लिख देते हैं। तो इस डायरेक्शन को हमने क्या मान लिया? पॉजिटिव मान लिया। तो हमें पता है अगर इसको रुकना है भाई, ये सबसे दूर तक कब जाएगा? जब इसको v नॉट को क्या होना पड़ेगा? 0। फॉर मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए क्या होना चाहिए? फॉर मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए क्या होना चाहिए? v नॉट क्या होना चाहिए भाई? 0 होना चाहिए। मतलब इसकी फाइनल स्पीड 0 हो जा, फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जानी चाहिए। क्यों? ऐसा क्यों बोल रहे हो? अगर ये 0 नहीं होगी तो और आगे जाएगा, 0 नहीं होगी तो और आगे जाएगा। हम कह रहे हैं कि इसको मैक्सिमम डिस्टेंस तक पहुंचाना है तो इसको 0 करना पड़ेगा। तो फाइनल तो हो गई 0, इनिशियल तो v नॉट गिवन है, प्लस 2 एक्सीलरेशन हमारे पास गिवन है म्यू जी, लेकिन एक्सीलरेशन कैसा है? नेगेटिव है, तो इसके साथ हमें माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि इधर डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव मान लिया तो एक्सीलरेशन इधर है, गया तो आगे ही होगा। ब्रेक लगाते हो तो भी तो गाड़ी आगे ही जाती है, पीछे थोड़ी भाग जाती है। तो हमें डिस्प्लेसमेंट इसका क्या लेना चाहिए? डेल्टा एस आगे की तरफ। यहां से जो डेल्टा एस निकल के आया वो निकल के आया v नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी, ऐसा निकल के आया। जो लोग इस बात को समझना चाहते हैं उनके लिए हम क्या लिख देते हैं? उनके लिए बस इतनी छोटी सी बात है कि ए आपने क्या लिख दिया? a डॉट एस ऐसे लिखते हैं क्या? हाँ बिल्कुल लिखते हैं। हमें क्या लिखना चाहिए? मैग्नीट्यूड ऑफ ए
मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एस और कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? एक्सीलरेशन और वेलोसिटी के बीच बनने वाला एंगल। फिर से हम एक्सीलरेशन को क्या लिखते हैं? म्यू जी लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा एस ही लिखते हैं, और कॉस थीटा की जगह पर क्या लिखते हैं? कॉस 180 लिखते हैं, कॉस 180 लिखते, और इसका टोटल कॉस 180 डिग्री को -1 हो जाता, तो फिर से हमें क्या लिखना पड़ जाता? म्यू जी इंटू डेल्टा एस। आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। यहां तक बात बिल्कुल क्लियर कट समझ में आई। अब हम कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं जिनके ऊपर हम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू पूछेंगे कि किसके ऊपर कितना फ्रिक्शन लग रहा है। अब हम कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं, इनके ऊपर हम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यूज ही डायरेक्ट पूछने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन ले रहे हैं, हमारे पास कोई एक ब्लॉक है। एक क्वेश्चन नॉर्मल सा लेंगे, फिर एक बेहतरीन सवाल लेंगे इसके बाद में। इसका क्या है? 10 kg इसका मास है और ये जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। 10 kg वाले को 5, डेटा को बस हम ऐसा लेते हैं ना जो थोड़ा सा याद भी रह जाए और आसान भी हो जाए। इस बार हम कितना ले रहे हैं? 20 kg का ब्लॉक ले रहे हैं और हम इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड ले रहे हैं। कोई दिक्कत? यहां पर जो सरफेस है इसके लिए हमने जो म्यू के डिफाइन किया हुआ है वो डिफाइन किया हुआ है 0.3 डिफाइन किया हुआ है। यहां पर जो हमने म्यू के डिफाइन किया हुआ है वो डिफाइन किया हुआ है 0.2। म्यू की वैल्यू ऐसी डिफाइन की हुई है। हमसे सवाल पूछ रहा है फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन द सरफेस। किस पर कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा और किधर लग रहा होगा। ये तो बात है, जब फ्रिक्शन फोर्स लगाएंगे तो डायरेक्शन तो हमें बतानी ही चाहिए। तो हम बताएंगे फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स। जब हम फ्रिक्शन फोर्स की बात कर रहे हैं इसका मतलब हमने बिना कहे काइनेटिक फ्रिक्शन की बात कर दी, क्योंकि यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी हमें डायरेक्ट दिख रही है। फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग, फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। ऐसा सॉल्यूशन देखते हैं। पहले फ्रिक्शन फोर्स का हमें मैग्नीट्यूड निकालना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या बताया था कि जहां पर फ्रिक्शन फोर्स निकालना है वहीं का हमें म्यू चाहिए और वहीं का हमें क्या चाहिए? नॉर्मल चाहिए। तो हमने क्या किया? 10 kg के ब्लॉक को बना लिया, ऊपर की तरफ नॉर्मल, और जो नॉर्मल लग रहा है इसको हम ए भी बोल दें क्योंकि ए और बी के बीच सरफेस के बीच लगने वाला नॉर्मल है। नीचे की तरफ क्या लगा है? एम जी, जिसकी वैल्यू है 10 जी, और जी को हम 10 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां से वर्टिकल डायरेक्शन में ब्लॉक कहीं जा नहीं रहा है। यहां से एन ए बी की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई? 100 न्यूटन। अगर एन ए बी की वैल्यू 100 न्यूटन निकल के आई तो एफ ए बी कितना होगा? म्यू के इंटू एन ए बी। तो म्यू के की वैल्यू कितनी है? 0.2। म्यू के की वैल्यू है 0.2 इंटू 100, तो कितना निकल के आया? 20 न्यूटन। ठीक है, बात ले रहे हैं हम 20 kg के ब्लॉक को, 20 kg के ब्लॉक को ले रहे हैं। तो इसके हमारे पास निकालने के दो तरीके। एक तो हम ऐसे बताएं कि भाई इसके ऊपर से तरफ से एक तो एन ए बी फ्रिक्शन ऐसे लग रहा होगा, ठीक है, ग्राउंड की तरफ से इसके ऊपर एक नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा, नीचे की तरफ एम जी लग रहा होगा, ब्लॉक कहीं नहीं जा रहा होगा, एम जी का मतलब 20 जी, ब्लॉक कहीं जा नहीं रहा होगा। तो इसके लिए हम इक्वेशन लिख देते हैं। क्या लिखेंगे भाई? कि एन ए बी प्लस 200 न्यूटन बराबर नॉर्मल रिएक्शन बाई ग्राउंड, ऐसा। तो एन ए बी की वैल्यू कितनी? 100 है, तो नॉर्मल रिएक्शन बाई द ग्राउंड कितना निकल के आया? 300 न्यूटन। अगर ऐसा निकल के आया V, और इसको मैं ग्राउंड बोल देता हूं, सरफेस बोल दूं, अर्थ बोल दूं, एक ही बात है, ऐसा है। तो NG को हमने क्या निकाल दिया? ग्राउंड निकाल दिया। अब हम कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू में निकाल देनी है, तो हम क्या निकाल सकते हैं भाई? फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन किसके किसके? V और ग्राउंड के बीच में।
तो कितना निकलेगा 300 मल्टीप्लाइड बाई कितना 0.3, तो कितना निकल के आया भाई 90 न्यूटन, इतना निकल के आया। देखो भाई, तो हमें यह पता चल गया कि इसके बीच में फ्रिक्शन कितना लग सकता है, बिल्कुल सही है, ज्यादा हो रहा है, इसको अगर 0.1 करना चाहिए, चलो ठीक है, जितना लग गया उतना लग गया क्या। तो ये हमें पता चल गया। एक इसका दूसरा तरीका और है कि हम दोनों को सिस्टम में मान लें, दोनों को क्या मान लें, सिस्टम में मान लें। सिस्टम में मानने के बाद इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, एक सिस्टम में मान लें। और ऐसा करने से क्या होगा, ये तो हमने मेथड 1 यहां पर दिखा दिया, मेथड 1 यहां दिखा दिया। अगर हम ऐसा ना करके और आसानी से इसको करना चाहें तो मेथड 2 के लिए हम ये लिख सकते हैं कि ये दोनों ब्लॉक को एक सिस्टम में मान लिया, 10 kg और 20 kg दोनों को एक सिस्टम में मान लिया। तो अब इसके ऊपर की तरफ नॉर्मल जो लगेगा वही तो ग्राउंड वाला नॉर्मल होगा, और नीचे की तरफ कितना लग जाएगा 10 + 20g। तो क्या होगा, नॉर्मल ऑफ ग्राउंड की वजह से जो कितना लग रहा होगा 300 न्यूटन, ऐसा भी हम बता सकते हैं। ये ज्यादा करना पॉपुलर भी होता है, ज्यादा आसान होता है। इनको दोनों को क्या मान लिया, एक सिस्टम में हमने मान लिया। देखें एक छोटी सी चीज इसमें देखते हैं कि अगर हमने ऐसा नॉर्मल मान लिया तो इनके बीच में फ्रिक्शन निकालना है, तो हम कितना लिखेंगे भाई, नॉर्मल रिएक्शन 300 न्यूटन इंटू 0.3, ये तो बदलेगा नहीं ना कभी, तो कितना निकल के आया 90 न्यूटन। अब हमें बताना है कि किस पर फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा। तो हम पहले बना रहे हैं 10 kg वाले ब्लॉक को, पहले किसको बना रहे हैं, 10 kg वाले ब्लॉक को बना रहे हैं। फ्रिक्शन की डायरेक्शन पूछी थी, हम एक्सीलरेशन भी निकालना चाहेंगे तो हम एक्सीलरेशन भी निकाल सकते हैं। तो फ्रिक्शन तो हम निकाल ही चुके हैं, अब हम अगर एक्सीलरेशन निकालना चाहेंगे तो एक्सीलरेशन भी निकाल लेंगे। ये ब्लॉक था 10 kg का, इसलिए इसकी वेलोसिटी ली थी 5 मीटर पर सेकेंड। ये वाला ब्लॉक था हमारा 20 kg का, इसलिए इसकी स्पीड कितनी, वेलोसिटी कितनी ली थी हमने 10 मीटर पर सेकेंड। हमें एक बात बताओ, इन दोनों में से तेज कौन चल रहा है, आपका जवाब मिलेगा ए चल रहा है। तो इसके ऊपर इसको फ्रिक्शन क्या करना चाहता है, फ्रिक्शन चाहता है कि इनके बीच का रिलेटिव मोशन क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो फ्रिक्शन खत्म करना चाहता है तो इसको तो चाहेगा कि ये तो तेज चले, फ्रिक्शन क्या चाहेगा कि ये तो भाई तेज चले, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन क्या लगेगा आगे की तरफ, और इसको चाहेगा कि ये क्या चले, स्लो डाउन का चले, स्लो डाउन हो जाए, तो इस पर फ्रिक्शन क्या लगेगा पीछे की तरफ। और FAV की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, वो कितनी निकल के आई है हमारे पास 20 न्यूटन। तो इस पर 20 न्यूटन आगे की तरफ लगेगा, इस पर 20 न्यूटन पीछे की तरफ लगेगा। ये फ्रिक्शन का डायरेक्शन होगा ए और बी के केस में। अब हम बात कर रहे हैं बी और ग्राउंड के केस में। ये ले लिया हमने ग्राउंड। इस बार V और ग्राउंड के केस में आप देखेंगे तो ग्राउंड तो रुका हुआ है, V अभी भी इधर जा रहा है, तो इस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा, इस पर फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ, और कितना होगा V और ग्राउंड वाला फ्रिक्शन होगा जो कितना होगा 90 न्यूटन का, तो इधर लगेगा, और ग्राउंड पर 90 न्यूटन का फ्रिक्शन इधर लगेगा। ग्राउंड बिल्कुल किस पर होता है, बहुत भारी होता है और हमेशा रेस्ट पर ही रहता है, क्योंकि 90 न्यूटन का फ्रिक्शन, इसमें कोई भी एक्सीलरेशन नहीं ला सकता, इसलिए क्या रहेगा रेस्ट पर रहेगा। अगर हम इसकी एक्सीलरेशन निकालने की भी बात करें तो इस वाले का एक्सीलरेशन क्या निकल के आएगा इधर की तरफ, फोर्स अपॉन टाइम, तो कितना निकल के आएगा 2 मीटर, फोर्स अपॉन मास निकल के आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। इधर का अगर हम एक्सीलरेशन इसका निकालना चाहें, जिसको मैं नाम दे रहा हूं बी, इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी 90 और 2 110 अपॉन 20, तो कितना निकलेगा 110 अपॉन 20, तो कितना निकलेगा 5.5
5.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका एक्सीलरेशन भी हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो हमें ये बात पता चली कि जब भी कभी हम इनका फ्रिक्शन निकालना चाहें, एक्सीलरेशन निकालना चाहें, डायरेक्शन निकालना चाहें काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए, तो हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। एक बड़ा ही जबरदस्त सवाल करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन के ऊपर, इसको देखते हैं। क्वेश्चन ये होता है कि हमें दो ब्लॉक दिए गए, एक ब्लॉक दिया गया 10 kg का और इसके नीचे एक दूसरा ब्लॉक दिया गया है 20 kg का। यहां पर लगने वाला जो फ्रिक्शन है वो उसका कोफिशिएंट 0.2 है और ये वाली सरफेस जो है हमारी क्या है, स्मूथ है। इस वाले ब्लॉक का नाम दिया है ए, इस वाले ब्लॉक का नाम दिया है बी, इसकी वेलोसिटी को माना है 0, इस वाले ब्लॉक की वेलोसिटी को माना है 12 मीटर पर सेकेंड। सवाल ये पूछते हैं कि फाइंड द टाइम इंटरवल, उस टाइम इंटरवल के लिए जब तक कि इन दोनों के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन विल एक्ट। तो लिखते हैं फाइंड द टाइम इंटरवल फॉर विच friction will act between the blocks। ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन कब तक लगेगा, हमें वो टाइम इंटरवल पता करना है। सबसे पहले देखो फ्रिक्शन कब तक लगेगा, फ्रिक्शन लगने का मतलब एक बात तो क्लियर हो गई, यहां पर कौन सा वाला फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन ही लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा। और कब तक लगेगा, इस बात को अगर हम कहना चाह रहे हैं कि भाई कब तक लगेगा हमारे पास फ्रिक्शन, जब तक दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या नहीं हो जाए, 0 नहीं हो जाए। जब तक इनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाए, 0 हो जाए, तब तक फ्रिक्शन नहीं लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एफबीडी बनाकर इनके बीच में क्या क्या फ्रिक्शन लग सकता है उसको बना लेते हैं। ये 10 kg का है तो ऊपर नॉर्मल लगेगा, और नॉर्मल कौन सा वाला, एन और ए बी के बीच में, साथ ही साथ नीचे की तरफ क्या लगेगा, 10G, जो क्या है 100 न्यूटन के बराबर। ये वाला ब्लॉक इधर की तरफ 12 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन जो है वो पीछे की तरफ लगेगा एफ ए बी वाला सरफेस का, और फ्रिक्शन होगा कितना, म्यू इंटू एन। म्यू की वैल्यू कितनी है 0.2 इंटू एन की वैल्यू कितनी है 100, तो कितना निकल के आएगा 20 न्यूटन। ये तो हो गई कहानी ए वाले ब्लॉक की, ये कहानी हो गई ए वाले ब्लॉक की। अगर इसके ऊपर फ्रिक्शन 20 इधर लग रहा है तो इसकी पूरी कहानी देख लें, तो इसका एक्सीलरेशन इधर की तरफ होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि 10 का है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा इसका फ्रिक्शन होगा इधर की तरफ। बात करने जा रहे हैं 20 kg वाले की, तो 20 kg वाला तो रेस्ट पर था, तो इसके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स तो एफ ए बी की तरफ से तो इधर लगेगा कितना 20 न्यूटन, और यहां पर कोई भाई यहां पर कोई नॉर्मल भले ही लगेगा लेकिन स्मूथ है तो कोई फ्रिक्शन बन ही नहीं पाएगा। साथ ही साथ जो इसके ऊपर जो 20 न्यूटन इधर लगेगा, तो ये वाला ब्लॉक एक्सीलरेशन बी से मान लेता हूं मैं इधर की तरफ जाना चाहेगा, और उस बी एक्सीलरेशन की वैल्यू होगी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा होगा। हमसे कोई सवाल पूछता है कि भाई इनके बीच में कब तक फ्रिक्शन लगेगा, तब हम क्या बोलेंगे कि भाई जब तक इसकी वेलोसिटी बराबर ना हो जाए। तो कोई ऐसे बराबर कर सकता है कि सर जब ए की वेलोसिटी वी की बराबर मतलब 0 तक हो जाए तब तक फ्रिक्शन लगेगा। कोई क्या सोच रहा है उस वाली बात को लिखते हैं कि व्हेन वेलोसिटी ऑफ ए बिकम्स इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी, दैट इज कितनी 0, जो इसकी बराबर हो जाए और कितनी हो जाए, दैट इज कितनी हो जाए 0 हो जाए। व्हेन वेलोसिटी ऑफ ए बिकम्स इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी, और वो किसके बराबर हो जाए 0 के बराबर हो जाए, ऐसा हो जाए तब तक फ्रिक्शन लगेगा। कोई ऐसा बोल के ना ऐसा इसको बोलना चाहे कि व्हेन
velocity of B, velocity of block B, velocity of block B becomes equal to velocity of block A, and that is कितनी हो जाए 12 मीटर पर सेकेंड। कोई ऐसे भी सोच सकता है कि जब इसकी वेलोसिटी दोनों बराबर हो जाए तब ऐसा हो जाए, और कितनी हो 12 मीटर पर सेकेंड। कोई तीसरा आदमी ऐसे भी सोच सकता है कि व्हेन वेलोसिटी ऑफ A becomes equal to velocity of B, velocity of B एंड इनके बीच की V रिलेटिव क्या हो जानी चाहिए 0। मतलब किसी इंस्टेंट पर इन दोनों की वेलोसिटी आपस में बराबर हो जाए। अगर ये ऐसा कोई सोच रहा है तो उस समय पर उसके लिए हम लिख रहे हैं कि क्या होगा 20 - 2t बराबर कितना होना चाहिए 0। तो यहां से t की वैल्यू कितनी निकल के आई 6 सेकेंड, क्योंकि हम कह रहे हैं a की वेलोसिटी b की बराबर हो जाए और b की वेलोसिटी है कितनी 0, तो कितनी देर बाद हो जाए 6 सेकेंड के बाद हो जाए। ऐसा किसी ने सोचा? ऐसा ना सोचकर कोई कह रहा है कि v की वेलोसिटी a के बराबर हो जाए, तो a के बराबर होने के लिए 12 चाहिए, तो कितना होना चाहिए b बराबर u प्लस at बराबर इतना होना चाहिए 12 होना चाहिए। तो 1 × 12 t × 12 मतलब u प्लस at होता है, a को वैल्यू 1 और t की वैल्यू कितनी लिखी t बराबर कितना हो जाना चाहिए 12, तो t की वैल्यू कितनी निकल के आई 12 सेकेंड। कोई ऐसे इसको बोल दे, कोई इसको ऐसे बोल सकता है। अब कौन सी बात ज्यादा सही बोल रहा है उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे। कोई ऐसे बोल सकता है कि जब इनकी वेलोसिटी आपस में क्या हो जाए दोनों की बराबर हो जाए, मतलब कि किसी इंस्टेंट पर इनकी वेलोसिटी कितनी होगी 12 - 2t और इसकी कितनी होगी 1 × t, ये दोनों बराबर हो जाए। तो इस केस में जो t निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 12/3 विच इज इक्वल टू 4 सेकेंड। अब हो क्या रहा होगा, जब हम t = 6 सेकेंड की बात करेंगे, t = 6 सेकेंड की बात हम करेंगे तो हमें पता है कि ये वाला ब्लॉक जो है ये हमेशा 2 से 0 हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी। t = 6 सेकेंड पर ब्लॉक A की वेलोसिटी तो 0 होगी, लेकिन ब्लॉक B की वेलोसिटी तो 0 नहीं होगी, क्योंकि t = 6 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ रही होगी। तो हम लिखते हैं इस बात को कि t = 6 पर वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक A is 0 बट वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक B is not equal to 0, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक B तो कुछ और होगी। तो मतलब यहां पर B रिलेटिव तो 0 हुआ ही नहीं, B रिलेटिव 0 नहीं हुआ तो फ्रिक्शन अभी भी लगता ही रहेगा। जब बात कर रहे हैं हम t = 12 सेकेंड की, t = 12 सेकेंड पर कर रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ जो B है, वेलोसिटी ऑफ जो किसकी वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक B बिकम्स इक्वल वेलोसिटी ऑफ B तो 0 हो जाएगा, बट क्या होगा वेलोसिटी ऑफ A जो होगी उस टाइम पर नहीं, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक B बिकम्स इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ, तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक B तो इस समय पर 12 हो जाएगी, लेकिन वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक A उस समय पर 12 तो नहीं होगी, इस समय पर 12 तो नहीं होगी। तो फिर से हम कह रहे हैं कि V रिलेटिव इनकी क्या होगी 0 नहीं होगी। भाई इसकी इस समय पर जब हम वेलोसिटी ले रहे होंगे तो इसकी तो हो जाएगी 12 हो जाएगी, लेकिन उस समय पर इसकी 12 थोड़ी रहेगी। जब इसकी हमने 12 कर दी तो उस समय पर इसकी तो कुछ और हो जाएगी, तो वो तो 12 रहेगी नहीं। जब ये नहीं रहेगी तो फिर क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी तो अभी भी रहेगी, रिलेटिव वेलोसिटी 0 नहीं होगी, तो अभी भी क्या फ्रिक्शन तो लग ही रहा होगा। जब हम t = 4 सेकेंड की बात करते हैं तो वेलोसिटी ऑफ A कितनी हो जाती है, इसकी वेलोसिटी है 12 तो अभी है, हर सेकंड में 2 से घट रही है, तो कितने से हो रही 4 × 2 से हो रही होगी, तो 4 मीटर पर सेकेंड आगे की तरफ होगी। ये 10 kg वाले की बात कर रहे हैं। बात कर रहे हैं हम 20 kg वाले की, तो 20 kg वाले के लिए भी क्या होगा कि इसकी भी वेलोसिटी हमेशा किससे बढ़ रही है 1 से बढ़ रही है। 4 सेकंड बाद अगर हम देखेंगे तो कितनी हो जाएगी 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि जो
अब हम जो केस ले रहे हैं 20 kg वाला, इसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो अब जो v रिलेटिव है वो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब v रिलेटिव जीरो हो जाएगा उसी समय नो फ्रिक्शन विल एक्ट। यहां पर क्या होगा, नो फ्रिक्शन विल एक्ट, नो काइनेटिक फ्रिक्शन विल एक्ट। इनफैक्ट हमें ये लिखना चाहिए क्योंकि v रिलेटिव जो जीरो होने पर काइनेटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगा भैया, जीरो हो गया। हमें चाहिए था किस समय तक, तो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड ऐसा टाइम होगा जिसके लिए हमारे क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन एक्ट करेगा, एक्ट करना बंद कर देगा, मतलब इससे पहले तक करता ही रहेगा। तो हमारा जो पहले वाले दो केस हैं ये दोनों के दोनों केस क्या है हमारे, गलत हो गए। इनको लिख के इसलिए काट दिया क्योंकि ऐसा सोचना गलत हो जाएगा आपका, इसलिए इनको लिख के बना के फिर काटा हुआ है ना। तो जो एक्चुअल में केस है वो यही वाला होगा। आगे देखते हैं, आगे कहता है कि भाई स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, व्हेन डज स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट। तो हम इसके बारे में लिखते हैं कब स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, एंड हाउ डू वी डिसाइड टेंडेंसी ऑफ स्लीपिंग। स्लीपिंग लिखा हुआ है, इसको काट दो, इसको वर्ड को काट दो, और एक्चुअली में जो वर्ड होता है वो होता है स्लीपिंग, है ना। तो एक्चुअल में वर्ड होता है स्लीपिंग, यहाँ पे कुछ टाइपिंग एरर है। तो व्हेन डज स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट्स, स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है, जब दो ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में होने चाहिए, उनके बीच में नो रिलेटिव मोशन, उनके बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो, बट टेंडेंसी ऑफ मोशन होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो हमारा क्या लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो हम लिखते हैं when two objects are in contact and there is no relative motion, relative motion between contact points but there is tendency of motion, रिलेटिव मोशन, मतलब रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए बट टेंडेंसी ऑफ मोशन होनी चाहिए, रिलेटिव मोशन होनी चाहिए। उस समय पर जो लगने वाला फोर्स होता है वो क्या होता है, हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। जो लगने वाला फोर्स होगा उस समय पर वो कौन सा फोर्स होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। अब लिखा हुआ है हाउ डू वी डिसाइड द टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग। टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग को हम कैसे डिसाइड करते हैं, हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को रखा है जहां पर, वहां पर हम फ्रिक्शन को एब्सेंट मानेंगे और देन ऑब्जर्व द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर उसमें अभी टेंडेंसी ऑफ मोशन है, रिलेटिव मोशन है, इसका मतलब कि उसमें टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग है। अगर है तो फिर उसमें अगर मोशन की टेंडेंसी है तो फिर उसमें हम बोल सकते हैं कि इसमें टेंडेंसी ऑफ मोशन है, अदरवाइज नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, वी एज्यूम नो फ्रिक्शन एंड then observe if there is no motion, then there is no tendency of motion, हम क्या करते हैं, टेंडेंसी ऑफ, इसको देखने के लिए देयर इज नो टेंडेंसी ऑफ मोशन, तो फिर क्या लिखेंगे हम कि देन देयर इज नो स्लीपिंग। मतलब बेसिकली हमें क्या करना है, हमें इस वाले
फ्रिक्शन को जब हम उसमें टेंडेंसी ऑफ मोशन को देखना है तो हम फ्रिक्शन को क्या करें, एब्सेंट मान लें और देखें कि भाई अगर वहां पर कोई मोशन की टेंडेंसी नहीं है तो हमारा क्या लगेगा, कोई स्लिपिंग नहीं होगी, तो देयर इज नो फ्रिक्शन, नो स्लिपिंग एंड देयर इज नो स्लिपिंग लिख दो, या इस वर्ड को ज्यादा अच्छा होगा कि देयर इज नो फ्रिक्शन लिख दो, देयर इज नो फ्रिक्शन। अगर टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग नहीं है, टेंडेंसी ऑफ मोशन नहीं है, तो वहां पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा। अगर टेंडेंसी ऑफ मोशन दिख रही है तो फिर वहां पर क्या होगा, हमारा एक फ्रिक्शन होगा। इफ टेंडेंसी ऑफ मोशन इज देयर, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन लिखना ज्यादा अच्छा वर्ड होगा हमारे पास, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन इज देयर, रिलेटिव मोशन इज देयर, देन क्या होगा, फ्रिक्शन विल एक्ट, फ्रिक्शन विल एक्ट। ठीक, यहां पर जो हमने टेंडेंसी ऑफ मोशन लिखा है इसको हम और अच्छा अगर लिखना चाहें तो इसको हम लिख दें टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। क्या लिखें इसको, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, ऐसा लिख दें ये दोनों वर्ड एक साथ तो ज्यादा और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अब हम टेंडेंसी को कैसे डिसाइड करते हैं, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो और ज्यादा हमें समझ में आएगा। टेंडेंसी को ऐसे डिसाइड करते हैं कि मान लेते हैं हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया, इसका मास क्या है, m है, और यहां पर फ्रिक्शन है, म्यू दिया है हमारे पास फ्रिक्शन, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट हमने लिया, ये एक इंक्लाइंड प्लेन पर लिख दिया हमने, और इसके जो मास लिया m लिया, ये भी हमारा क्या है, रेस्ट पर है। जो ये वाला ऑब्जेक्ट लिया है ब्लॉक ए भी हमारा क्या है, रेस्ट पर है। अगर हम यहां पर वी एज्यूम नो फ्रिक्शन, वी एज्यूम नो फ्रिक्शन, इफ वी एज्यूम नो फ्रिक्शन हेयर, तो हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, नो टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, नो टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, कोई मोशन की टेंडेंसी ही नहीं है। अगर मोशन की टेंडेंसी ही नहीं है भाई, अगर इसको आपने फ्रिक्शन हटा भी तो भी ये किधर मूव करना चाहेगा क्या, बिल्कुल नहीं चाहेगा। तो इसमें कोई टेंडेंसी नहीं है तो कोई भी फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं। इस केस में हम देखते हैं कि अगर हम इसको ऐसा बनाए, एंगल थीटा दिया हो, तो इधर की साइड पे हमारे पास फोर्स क्या लगेगा, mg sin थीटा अलोंग द इंक्लाइन लगता है, और इधर कितना लगता है, mg cos थीटा। ये क्या लगता है, mg cos थीटा। हमें पता होता है कि जो ये होता है ये हमेशा क्या लगता है, mg नीचे की तरफ हमेशा लगता है, mg हमेशा किसकी तरफ लगता है, नीचे की तरफ लगता है। और हमें पता होता है कि भाई mg अगर यहां लगा होगा तो ये वाला एंगल थीटा कैसे आता भी इस बात को भी बता देंगे। ठीक है, mg cos थीटा इधर, और यहां पर हमने क्या लिया था, फ्रिक्शन का कोफिशिएंट म्यू लिया था। अगर हम यहां पर एज्यूम करें, इफ वी एज्यूम क्या एज्यूम करते हैं, नो फ्रिक्शन, हम क्या एज्यूम करें भाई, नो फ्रिक्शन, तो फिर रिजल्टेंट में क्या होगा, भाई, देयर इज टेंडेंसी ऑफ मोशन, टेंडेंसी ऑफ मोशन है भाई। यहां पर क्या है हमारे पास, टेंडेंसी ऑफ मोशन है। नीचे की तरफ अगर फ्रिक्शन को ऑप्शन मानोगे तो इधर की तरफ ऑब्जेक्ट आना चाहेगा, जो कितने से आना चाहेगा, जी साइन थीटा एक्सीलरेशन से, जो ए रिलेटिव है इससे आना चाहेगा। अगर ऐसा होगा तो फ्रिक्शन विल एक्ट, फ्रिक्शन विल एक्ट। अब फ्रिक्शन लग रहा होगा तो कितना लगेगा, जब भी कभी काइनेटिक फ्रिक्शन को लगाना है पूरा लगाना है, और साथ में जब तक रिलेटिव वेलोसिटी होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। जब रिलेटिव मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन क्या करेगा, रिलेटिव वेलोसिटी का अपोज करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन रिलेटिव एक्सीलरेशन का अपोज करेगा। तो एक फ्लो चार्ट के थ्रू हम पूरी बात को थोड़ा सा और समझते हैं। सबसे पहले हमने पॉइंट उठाया बी रिलेटिव का, और हमने कहा कि हमारे पास एक ही चार्ट से पूरी बात समझ लेते हैं। ये बोल दिया कि भाई जो वी रिलेटिव है, वी रिलेटिव अगर हमारे पास क्या निकल के आ गई, जीरो निकल के आ गई वी रिलेटिव। अगर वी रिलेटिव जीरो निकल के आ गई, या फिर क्या हो सकता है
कि V रिलेटिव हमारे पास क्या निकल के आया, नॉन जीरो। पहले हम नॉन जीरो वाला केस ले लें, फिर हम B रिलेटिव जीरो एंड A रिलेटिव को जीरो ले लें, फिर हम क्या करें कि V रिलेटिव को हमने नॉन जीरो लिया है। तीनों केस फिर से बना लेते हैं एक बार। बी रिलेटिव के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो पहले बी रिलेटिव को हमने क्या किया, नॉन जीरो, मतलब कि रिलेटिव वेलोसिटी है। अगर रिलेटिव वेलोसिटी है तो फिर क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन विल एक्ट। अगर हमने क्या करा कि बी रिलेटिव को ही हमने क्या कर दिया, जीरो कर दिया, रिलेटिव वेलोसिटी तो जीरो हो गई। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम ए रिलेटिव की बात करें और ए रिलेटिव को भी जीरो कर दिया। बी रिलेटिव को तो जीरो कर ही दिया, ए रिलेटिव को भी जीरो कर दिया, और दूसरे केस में हमने क्या करा कि बी रिलेटिव को जीरो किया एंड ए रिलेटिव को जीरो नहीं किया, मतलब टेंडेंसी ऑफ मोशन को रहने दिया। इस केस में क्या होगा भाई, काइनेटिक फ्रिक्शन विल एक्ट, काइनेटिक फ्रिक्शन विल एक्ट, ऐसा होगा। इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में नो फ्रिक्शन विल एक्ट, कोई भी फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं, नो फ्रिक्शन विल एक्ट, नो फ्रिक्शन विल एक्ट। इस वाले केस में क्या होगा कि बी रिलेटिव तो जीरो है बट ए रिलेटिव जीरो नहीं है, तो क्या होगा हमारा, स्टैटिक फ्रिक्शन विल एक्ट, मतलब कि मोशन की टेंडेंसी हो बट मोशन नहीं हो। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं, क्या कभी काइनेटिक फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन साइमल्टेनियसली एक्ट कर सकते हैं या नहीं? क्वेश्चन है, काइनेटिक फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन कैन एक्ट एट अ टाइम, एट अ टाइम, ये बात ट्रू है या फॉल्स है? तो मेरा जवाब होगा फॉल्स, एक समय पर एक ही लगेगा, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन किसकी वजह से लग रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन अगर हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन बोल रहे हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं भैया कि बी रिलेटिव का होना जरूरी है, बी रिलेटिव का होना जरूरी है, मतलब बी रिलेटिव जीरो नहीं होना चाहिए। जबकि हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोल रहे हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन अगर हम बात कर रहे हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन में तो सीधी सी बात है कि वी रिलेटिव जो है ना वो क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, एंड ए रिलेटिव जीरो नहीं होना चाहिए। तो जब कभी अगर रिलेटिव वेलोसिटी है तो फिर काइनेटिक फ्रिक्शन ही लग गया, स्टैटिक फ्रिक्शन की बात ही नहीं आई। अगर रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है तो फिर लगेगा हमारा क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब हम आगे देखते हैं, डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। डायरेक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन की किधर लगते हैं, तो हम डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को क्या लिखते हैं, डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो होती है वो क्या होती है, अपोजिट टू ए रिलेटिव, अपोजिट टू ए रिलेटिव, रिलेटिव एक्सीलरेशन निकाले और वो जो ए रिलेटिव है, रिलेटिव एक्सीलरेशन उससे अपोजिट होगा, मतलब कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो सिर्फ रिलेटिव एक्सीलरेशन को कम करना चाहता है। बात आ रही है मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, किसकी बात आ रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है ये एक वेरिएबल होता है, क्या होता है, वेरिएबल होता है। इसकी जो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड है एक रेंज के लिए वैलिड होता है, मतलब कि जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना लग सकता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में हम लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो कितना हो सकता है उसको हम बता रहे हैं। जो मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो जीरो से लगाकर जो एफ एस है वो कहां तक लग सकता है, एफ एस का मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन, उसकी एफ एस मैक्सिमम वैल्यू तक कुछ भी लग सकता है, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू नीड। कैसे लगेगा भाई,
इतना होता है। और कब किस हिसाब से लगता है? अकॉर्डिंग टू नीड लगता है, जिस समय जितनी जरूरत होती है उस समय उतना लगता है। इस बात को हम और अच्छे से समझते हैं कि इस बात का क्या मतलब है। पहले डायरेक्शन को समझेंगे। जो एफ एस मैक्स होता है वो कितना होता है? वो होता है म्यू एस इंटू एन। वो क्या होता है? म्यू एस इंटू एन। उस समय पर स्टैटिक फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट होगा और जो वहां पर सरफेस पर जो नॉर्मल होगा वो होगा। बात यार है कि जो मैग्नीट्यूड है वेरिएबल होता है, कितना लग सकता है, कैसे लगता है, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। इसको समझते हैं एक बार ढंग से कि ये बात क्या कहना चाहता है। कहने की बात यह है कि अगर हमारे पास ये ब्लॉक लिया और यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन की जो एफ एस मैक्स था, एफ एस मैक्सिमम जो हमारी लिमिट, इससे पहले हम ये बता दें कि किस पर रिलेटिव जो फ्रिक्शन किधर लगता है। तो हम कुछ ब्लॉक्स बना रहे हैं। ये हमने लिया 10 kg का, इसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं 100 न्यूटन। दूसरा ब्लॉक लिया हमने 20 kg का, इसके ऊपर हम लगा रहे हैं फोर्स 400 न्यूटन का, ठीक है। और एक तीसरा ले लिया है 5 kg का लिया है ब्लॉक, और इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं हम लगा रहे हैं 150 न्यूटन का लगा रहे हैं। कितना लगा रहे हैं? 150 न्यूटन का इसके ऊपर हम लगा रहे हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है कि भाई इन सारे सरफेस के ऊपर क्या है, कोई ना कोई दिया होगा हमारे पास, म्यू एस दिया गया है, स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब कोफिशिएंट दिया गया है। हमसे कह रहे हैं कि इन सारे ब्लॉक के ऊपर इनका हम नाम लिख रहे हैं ए बी सी। तो इनके ऊपर हमें पता करना है डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या पता करना है? डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हमें पता करना है। डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे पता करेंगे? हमने क्या बताया था? डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पता करने के लिए क्या, पहले तो आप इनका सबका फ्रिक्शन को एब्सेंट मानते हुए कि यहां पर कोई फ्रिक्शन है ही नहीं, कोई फ्रिक्शन है ही नहीं, और इनका सबका क्या निकालो? एक्सीलरेशन निकालो। सॉल्यूशन कैसे मानते हैं कि ये तो क्या है, क्वेश्चन है। अब हम सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखो सॉल्यूशन इसका क्या कहता है, assume no friction and find acceleration. Find acceleration of each block. हर ब्लॉक का क्या करो? एक्सीलरेशन निकाल के बताओ। पहली बात तो कोई फ्रिक्शन मत मानो और हर ब्लॉक का एक्सीलरेशन निकाल के बताओ। तो एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक ए कितना होगा? 100/10, 100/10 कितना होगा? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक बी कितना होगा? 400/20 विच इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक सी क्या होगा? 150/5, तो विच इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सीलरेशन होगा। देखो अलग अलग ब्लॉक का अलग अलग एक्सीलरेशन हमें पता चल गया। जब हमें एक्सीलरेशन पता चल गया तो रिलेटिव एक्सीलरेशन का मतलब जिसके अंदर मोशन की टेंडेंसी ज्यादा, उसके ऊपर एक्सीलरेशन क्या लगेगा? वो जो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा वो क्या लगेगा? पीछे लगेगा। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं सारे के सारे किस पर हैं? सारे के सारे किस पर हैं? रेस्ट पर हैं। इसी इंस्टेंट पर हम बात कर रहे हैं इनके डायरेक्शन पूछने की, स्टैटिक फ्रिक्शन के। तो हमारे पता है कि ए वाला जो ब्लॉक है, जो ए वाला ब्लॉक है, इसके ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन किधर लगेगा? तो हमें पता है कि इन दोनों के बीच में देखो, इसके अंदर एक्सीलरेशन 10 का है, इसके अंदर 20 का है, तो फ्रिक्शन चाहेगा एफ ए बी के बीच में जो लगने वाला फ्रिक्शन वो क्या चाहेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा पहली बात तो,
और क्या चाहेगा कि इस वाले ब्लॉक को तो स्लो करे और इसको क्या करे, तेज करे। तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा, FAB लग रहा है, साथ ही साथ स्टैटिक वाला लग रहा है इसके ऊपर आगे 20 kg वाले के ऊपर पीछे कितना FAB लग रहा है और स्टैटिक वाला लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसका रिलेट एक्सीलरेशन क्या है, कम है, इसका क्या है, ज्यादा है। इसका एक्सीलरेशन भी हम साथ ही साथ बनाने चलते हैं। इसका एक्सीलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका एक्सीलरेशन है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात आ रही है इस वाले ब्लॉक की, सी वाले की, इसका तो एक्सीलरेशन कितना 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इन दोनों में आप देखोगे कि बी सी के बीच में जो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा वो इसके ऊपर तो लगेगा पीछे की तरफ, क्योंकि इसको क्या करना चाहेगा, स्लो करना चाहेगा स्टैटिक फ्रिक्शन, और इसको क्या करना चाहेगा, तेज करना चाहेगा स्टैटिक फ्रिक्शन। ऐसा होगा, ये इनकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी। अब कि भाई हम कैसे इनको बता रहे हैं कि भाई कब किधर की तरफ कैसे लग रहा है, तो इसको कैसे बताते हैं भाई, इनका रिलेटिव इनका एक्सीलरेशन निकाला फ्रिक्शन को अब्सेंट होते हुए, जिसका एक्सीलरेशन ज्यादा है, मतलब कि ये क्या करना क्या चाह रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव एक्सीलरेशन को खत्म करना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना चाहता है, रिलेटिव एक्सीलरेशन को खत्म करना चाहता है। इसका 20 है, इसका 10 है, तो ये चाहेगा ये तेज चले, ये वाला क्या चले, स्लो हो जाए। तो इस तरीके से हम इस वाले कॉन्सेप्ट को भी सीख सकते हैं। अब हम इसके ऊपर कुछ अलग अलग हम क्या ना, इसके ऊपर कुछ हम अलग अलग क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, है ना, तो देखते हैं।